गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक और वीडियो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन फंक्शंस के ऊपर में, जिसके ऊपर तुम्हारे लिए पेपर में एक क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यस इट्स द पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो वो है पीरियड ऑफ द फंक्शन। तुम्हारे पेपर में इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं इसके ऊपर में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड ऑफ अ फंक्शन? तो अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी भी फंक्शन के साथ में अगर तुम कोई वैल्यू को ऐड करते हो एंड दैट वैल्यू मस्ट बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और तुम्हारा फंक्शन तुमको वापस एज इट इज़ मिल जाता है, तो उस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। तो जो भी मैंने बात बोली, अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसमें तुमने कुछ ऐड किया से टी, और वो फंक्शन तुमको एज इट इज़ वापस मिल गया, तो हम लोग ये बोलेंगे कि टी इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। एंड इस टी के ऊपर सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है कि इट शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा पेपर जो तुमको क्वेश्चन देगा वो किस तरह से देगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक फैक्ट से होकर हमें जाना पड़ेगा। जैसे जैसे ही मुझे ये बात पता चला तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूँ, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स अब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसमें x के साथ तुम क्या ऐड करोगे, लीस्ट पॉजिटिव, जिससे कि एज इट इज़ तुमको x मिल जाए। तो ऑब्वियसली इसका पीरियड होगा 2π, क्योंकि साइन x के साथ में अगर तुम 2π ऐड करते हो तो ये साइन x रहता है। सेम चीज़ कॉस के लिए भी है, कॉस x के साथ में अगर तुम 2π ऐड करते हो तो वो तुमको कॉस x देगा। लेकिन अगर मैं tan की बात करूँ तो tan के अंदर में ऐसा नहीं होता, tan के साथ में 2π प्लस करने पे वो tan x देता है, लेकिन वो लीस्ट नहीं है, क्योंकि tan में अगर तुम पाई भी ऐड कर दोगे x के साथ में तो वो tan x बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं जब हम लोग पाई प्लस करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में वी ऑल नो कि tan x तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो ये तीन चीज़ों से हमें कुछ एक चीज़ जनरलाइज हो गई। अब वो चीज़ों को मैं एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश करूँगा। जैसे सबसे पहला जनरलाइजेशन कि अगर साइन के पावर में एन एक्स है और कॉस के पावर में एन एक्स है, तो ये एन अगर ऑड है तब तुम्हारा पीरियड होगा 2π, लेकिन अगर ये एन तुम्हारा इवन हो गया तो फिर ये पीरियड हो जाएगा पाई। अब ये हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं मान लो तुमसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर साइन एक्स का 2π होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी 2π होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम खुद सोच के देखो, क्या हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर? और अगर साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो फिर 2π ऐड करने की क्या जरूरत है? अगर तुम पाई भी ऐड करते हो तो नो डाउट यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन ऊपर का जो स्क्वायर है वो इसको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देगा वापस। तो इसका मतलब है कि जब तक एन इवन है तब तक साइन और कॉस दोनों का पीरियड जो है वो पाई है, लेकिन अगर एन ऑड हो गया तो फिर वो 2π हो जाएगा। लेकिन अगर मैं tan की बात करूँ, tan के पावर में nx कर दूँ, तो चाहे n ऑड हो या इवन हो, दोनों ही केस में ये पीरियड तुम्हारा पाई ही रहेगा। सो ये तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट था। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास में tan³ x है। अब तुम इस tan³ x में tan x पूरे के पावर में 3 लिख दो तो भी चलेगा। अब इस x के साथ में पाई ऐड कर दो, tan पाई प्लस एक्स। हम लोग को पता है कि tan पाई प्लस एक्स अगर तुम करते हो तो तुम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हो, और वहाँ पे तो tan वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो पावर में चाहे ऑड हो या इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा tan³ x ही बना देगा। इसलिए साइन और कॉस में इवन ऑड का चक्कर होता है, tan में कोई चक्कर नहीं होता है। अब उसके बाद तुम अपने आप ही सेक, कॉसेक, कॉट इन सबको जनरलाइज कर सकते हो। जैसे कॉट के लिए भी यही प्रॉपर्टी होगी, बाकी सेक, कॉसेक, साइन, कॉस इनके पावर में अगर n है तो हमें फर्स्ट वाले कंसेप्ट के हिसाब से काम करना है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर मैंने मॉडुलस के अंदर में डाल दिया, जैसे साइन एक्स मॉडुलस में है, कॉस एक्स मॉडुलस में है, टैन एक्स मॉडुलस में है, कॉट एक्स मॉडुलस में है, कॉसेक एक्स मॉडुलस में है, या सेक एक्स मॉडुलस में है, तो इन सब केस के लिए तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो तुम्हारा पीरियड कॉन्स्टेंटली पाई हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पावर। क्योंकि हम लोग सबको पता है कि
साइन पाई प्लस एक्स माइनस तो देगा, कॉस पाई प्लस एक्स भी माइनस देगा, टैन और कॉट को छोड़ के पाई प्लस एक्स जितने भी हैं सब माइनस देंगे, क्योंकि टैन और कॉट को छोड़ के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन मॉडुलस का साइन उसको पॉजिटिव बना देगा। तो मॉडुलस में अगर कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो हमेशा तुमको पीरियड पाई ही देगा। थर्ड पॉइंट ये होता है कि सपोज कर लो तुमको पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है, थर्ड पॉइंट इसको बना लेते हैं कि 2 sin x प्लस 3 का पीरियड क्या होगा। कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान आ रहा है, ये कहते कहते ही तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि log 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड क्या होगा। अब यहाँ पे तुमको बहुत अच्छे से समझने की एक चीज़ की ज़रूरत है कि अगर तुम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इससे तुम्हारे पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीरियड डज नॉट चेंज। तो जब तुमको log 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिखे या 2 sin x प्लस 3 दिखे, तो sin x 2 sin x, तो sin x का जो पीरियड होगा, अब तुम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि एक कांस्टेंट है, 3 ऐड कर रहे हो वो भी एक कांस्टेंट है, तो जो तुम्हारे sin x का पीरियड मैंने बताया था दैट इज 2 पाई, वो चेंज नहीं होगा। और उसी तरह से log लगा के 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर रहे हो, तो जो मैंने साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताया था दैट इज पाई, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन पाई। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें ये कहता है कि सपोज कर लो कि अगर पीरियड चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के साथ में अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास में कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड है टी, ये इसका पीरियड है, ये हमें पता चल गया है। अब चेंज कब होता है, जब तुम कोई भी कांस्टेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो और चेंज क्या होगा कि पीरियड को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा ये जो कांस्टेंट तुमने मल्टीप्लाई किया है उसके मॉडुलस वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन 2x, तो इस बार तुम ये नहीं कह सकते कि ये चेंज नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, साइन x का पीरियड लिखना है दैट इज 2 पाई, और x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 है, तो उसको मॉडुलस में डाल के डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर तुमको देगा ओनली पाई। अब सपोज कर लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है tan 2x बाई 3 का पीरियड बताओ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि tan x का पीरियड होता है पाई, और x के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो है 2/3, तो जो क्वांटिटी x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम लोग को गिवन फंक्शन के पीरियड से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा 2/3 मॉडुलस में, और जब ये बाहर निकल के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3π/2। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सबसे आखिरी कंसेप्ट के ऊपर में। सपोज कर लो तुम्हारे पास में कोई फंक्शन है hx जो कि दो फंक्शन का सम है fx प्लस gx। अब अगर वो तुमसे पूछता है कि hx का पीरियड क्या होगा, तो सबसे पहले fx का पीरियड निकालते हैं दैट इज t1, फिर gx का पीरियड निकालते हैं दैट इज t2। अब अगर तुमको hx का पीरियड चाहिए तो पीरियड ऑफ hx जो होगा that will be equals to LCM of the period of fx and gx that is t1 and t2। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि अगर तुम्हारा fx and gx एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आई होप सबको कॉम्प्लीमेंट्री तो याद ही होगा, जैसे साइन के लिए होता है कॉस, टैन के लिए होता है कॉट, सेक के लिए होता है कॉसेक। तो अगर ये fx और gx कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और hx के वैल्यू को तुम पीरियड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये जो तुम एलसीएम निकालोगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के पीरियड का, तुमको बस इतना करना है कि उसको हाफ से डिवाइड कर देना है। अब देखो ये बातें बिल्कुल दिमाग के अंदर में बैठा के रखनी है तुम्हें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये बात भूल जाओ, क्योंकि ये जो हाफ वाली बात मैंने लास्ट में बताई है वो काफ़ी बच्चे पेपर हॉल में भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई एलसीएम निकाल लिया बहुत है बस इतना ही करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ओनली ट्विस्ट यू विल गेट इन दैट पार्टिकुलर पार्ट इज़ कि अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो तुमको लास्ट स्टेप में उन दोनों फंक्शंस के पीरियड का एलसीएम निकालना है और उसको हाफ से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन उठ सकता है कि सर यहाँ पे तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगे तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुमको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का एलसीएम निकालना है, मान लो मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस लिख दिए a/b, c/d और e/f, और तुम्हें इसको
इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स हैं ना फ्रैक्शन के, उनके एलसीएम निकाल लो और उसको डिवाइड करो उन्हीं फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एचसीएफ के साथ। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। और इसी से एक फॉर्मूला और बना लेना कि अगर तुमको एचसीएफ निकालना है तीन फ्रैक्शंस का, तो फिर न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अब इस पूरे फॉर्मूला को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो तुम्हारे प्रीवियस पेपर में ही आया था। उसने क्या किया था, तुमको सबसे इनिशियली उसने दे दिया एक फंक्शन है fx, जो कि दो फंक्शन gx और hx का सम है, जिसमें से gx की वैल्यू दे रखी है साइन ऑफ x/4 और hx की वैल्यू दे रखी है कॉस ऑफ 4x/5। क्वेश्चन के तीन पार्ट्स थे। पहला पार्ट तुमसे पीरियड ऑफ gx मांग रहा है, दूसरा पार्ट तुमसे पीरियड ऑफ hx मांग रहा है, और तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का तुमसे पीरियड ऑफ fx मांग रहा है। आई थिंक तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखा तो तुम्हें एक चीज़ तो स्टार्टिंग में ही नोट कर ली कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट gx का पीरियड निकालेंगे तो अपना बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे कि sin x का पीरियड 2 होता है और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो 1/4 हो रही है। तो ये 1/4 मॉडुलस डाल के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ, पॉजिटिव वैल्यू है, फाइनली पीरियड आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए 8π। अब hx जो है वो cos 4x/5 है। cos का भी पीरियड हम लोग को पता है 2π होता है। अब x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो 4/5 है, तो उसको मॉडुलस लगा के यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10π/4, जो कि काट के तुमको वैल्यू देगा 5π/2। तो ये दोनों पार्ट्स तो मिल गए। अब तुमको जिस फंक्शन का पीरियड निकालना है वो ऐसे दो फंक्शंस का सम है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 8π, 5π/2 निकालना है। अब 8π को 8π1 लिख सकते हैं और इसका फिर तुमको हाफ करना है, ये ध्यान रखना। तो हाफ बैठ गया। अब एलसीएम अगर 8π और 5π का ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 45 और एचसीएफ लेना है 1 और 2 का, जो कि 1 होगा। तो कंप्लीट आंसर क्या हो गया, काट के 20π। तो तुम्हारा जो hx था fx था उसका पीरियड आ गया 20π। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।